नमस्कार, वेलकम, हाय, हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक ही होंगे। तो स्वागत है आप सबका मेरे चैनल द डार्क वर्ल्ड सीक्रेट्स विद मायरा पर। आज मैं आप लोगों के लिए एक स्टोरी लेकर आई हूँ जो कि है राहुल और उसके कजिन्स के बारे में। राहुल अपने कजिन से बहुत ज्यादा प्यार करता है और उनसे बहुत ज्यादा अटैच्ड है। जैसे कि बाकी लोग भी अपने कजिन से काफी प्यार करते हैं और उनसे अटैच्ड होते हैं। हमारे कजिन्स हमारी लाइफ में बहुत ही खास होते हैं। ठीक वैसे ही राहुल के लिए भी उसके कजिन्स बहुत ही खास हैं। वो अपने कजिन से मिलने के टाइम को बहुत ज्यादा मिस कर रहा है, क्योंकि वह अपने कजिन से बचपन में ही उतना फ्री होकर मिल पाता था जब वह लोग समर वेकेशन का वेट करते थे। और समर वेकेशन आने पर सभी कजिन्स एक साथ दादी या नानी के घर पर मिलकर बहुत सारा टाइम एक साथ स्पेंड करते थे। तो राहुल को वही समय याद था। उसके बाद से वह लोग मिले तो थे, लेकिन बहुत कम समय के लिए। और अब उन्हें मिले हुए काफी ज्यादा समय भी बीत चुका था, करीब 3 से 4 साल। और इसीलिए राहुल उन्हें बहुत ज्यादा मिस भी कर रहा था। साथ ही साथ राहुल की शादी भी तय हो गई थी। उसकी अरेंज्ड मैरिज फिक्स हुई थी। तो राहुल को लगने लगा कि अगर एक बार उसकी शादी फिक्स हो गई तो उसकी एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा बढ़ जाने वाली हैं। एक तरफ तो जॉब और दूसरी तरफ शादी। तो वह अपने कजिन्स, फैमिली और फ्रेंड्स को उस तरीके से टाइम नहीं दे पाएगा। इसीलिए वो लाइफ को एक बार फिर से कजिन्स के साथ जीना चाहता था और वही टाइम रेनोवेट करना चाहता था। तो वह अपने सारे कजिन्स से मिलने के लिए एक प्लान बनाता है और उन्हें कॉन्फ्रेंस कॉल करता है। इत्तेफाक से उसके सारे कजिन्स उस दिन फ्री थे और सभी कॉल से कनेक्ट हो जाते हैं। वह राहुल की बात सुन रहे थे और कहते हैं कि हाँ, वो भी राहुल से मिलना चाहते हैं। बहुत लंबा समय हो गया है और वह सारे कजिन्स एक साथ टाइम स्पेंड करके एक साथ फिर से नई यादों को ताजा करना चाहते हैं। तो वह सब मिलने के लिए अग्री हो जाते हैं। लेकिन तभी एक कजन पूछता है कि भैया, लेकिन हम सब मिलेंगे कहाँ पर। तो राहुल कहता है कि सोचो, कोई एक जगह बताओ जहां पर हम लोग मिल सकते हैं। एक कजन ने कहा कि तो क्यों ना हम लोग आपके घर पर ही मिल लें। राहुल ने कहा नहीं नहीं, घर पर तो बिल्कुल भी नहीं, घर पर हम नहीं मिल सकते क्योंकि पेरेंट्स की रोक टोक रहेगी और मैं नहीं चाहता कि हम पेरेंट्स की रोक टोक में मिले और फिर वो टाइम स्पेंड नहीं कर पाएंगे। यार, मैं चाहता हूँ कि हम सब मिलकर चिल करें और बहुत सारा मस्ती भरा टाइम एक साथ बिताएं, जो कि पेरेंट्स के साथ में तो नहीं ही हो पाएगा। तो ऐसा करते हैं कि हम लोग कहीं बाहर चलते हैं। जैसा कि हम सबके घर में भी रोक टोक होती है, वैसे ही राहुल के घर में भी रोक टोक थी। इसीलिए वो कहीं बाहर जाने के बारे में प्लान बनाता है। तभी सब कहते हैं बाहर, लेकिन बाहर कहाँ जाएंगे भैया, और बेमतलब का खर्चा हो जाएगा। आप जानते हैं ना, होटल में रुकने का खर्चा कितना ज्यादा होता है। और उनमें से जो छोटा कजन था अनुज, वो कहता है आप तो जानते ही है ना भैया कि मेरे पास इस वक्त पैसे की दिक्कत है, तो मैं तो मैनेज नहीं कर पाऊंगा और फिर ये बेमतलब का खर्चा करने की जरूरत क्या है। राहुल कहता है ये तुम सही कह रहे हो कि तुम मैनेज नहीं कर सकते हो, लेकिन ठीक है, तुम ज्यादा टेंशन मत लो। हम सब मिलकर, तुम्हें याद है कि मेरे पापा ने एक घर खरीदा था नैनीताल में, हम लोग उसी घर पर चलते हैं। उन्होंने घर खरीदने के बाद से उसे एक केयर टेकर को हैंड ओवर कर दिया था। उसके बाद से वो लोग कभी भी उस घर पर नहीं गए। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, हम सब नैनीताल वाले घर पर चलते हैं। और सारे कजिन्स अग्री हो गए। उनमें से किसी ने भी डिनाई नहीं किया, क्योंकि नैनीताल वैसे ही बहुत ज्यादा खूबसूरत जगह है और मुझे लगता है कि वो इतनी ज्यादा खूबसूरत जगह है कि बहुत सारे लोग वहां जाना चाहते हैं। तो सारे कजिन्स अग्री हो गए और उन्होंने एक दिन के बाद सबने मिलने का प्लान बनाया। एक दिन के बाद सारे कजिन्स उसी मीटिंग पॉइंट पर पहुंचे जहां पर राहुल ने उन्हें मिलने के लिए कहा था। राहुल अपनी पर्सनल जीप से आया हुआ था, इसीलिए उसने अपने सारे कजिन्स को पिक किया और ड्राइव करते हुए नैनीताल की तरफ निकल पड़े। काफी देर ड्राइव करने के बाद जब राहुल थक गया तो उसका दूसरा कजिन आकाश, उसने ड्राइव करना स्टार्ट कर दिया। काफी देर ड्राइव करने के बाद वो लोग फाइनली उस घर में पहुंच गए। घर पर पहुंचते ही उन्हें केयर टेकर मिस्टर नारंग मिले। उन्होंने उन्हें ग्रीट किया और राहुल को चाबी हैंड ओवर कर दी और साथ ही साथ कहा, सर आप खाने पीने की बिल्कुल भी फिक्र मत करिएगा, खाने पीने का सारा अरेंजमेंट मैं कर दूंगा। राहुल ने हाँ में सर हिलाया और मुस्कुराते हुए उन्हें ग्रीट किया। तभी मिस्टर नारंग वहां से चले गए। राहुल ने चाबी से घर को खोला। जैसे ही राहुल ने घर को खोला, सारे कजिन्स तेजी से भागते हुए घर के अंदर घुसे और जिसको जहां जगह मिली वो वहीं लेट गया, क्योंकि वो लोग बहुत देर से गाड़ी में बैठे बैठे थक चुके थे। इतना लंबा ट्रैवल
बैठे बैठे करना आसान नहीं होता। वह सब अपनी थकान दूर करने लगे। तभी किसी ने कहा कि अब थोड़ी देर आराम कर लिया जाए, उसके बाद देखते हैं कि क्या करना है। वैसे तो हम लोग आराम करने के लिए नहीं आए, लेकिन फिर भी इतना लंबा ट्रैवल था यार, बहुत ज्यादा थकान हो गई है। थोड़ी देर आराम करेंगे, तभी आगे का कुछ सोच पाएंगे कि क्या करना है। उस कजन की बात से अग्री हो गए और कहा कि ठीक है। सभी लोग थोड़ा सा आराम करने लगे और आराम करने मिस्टर नारंग उनके लिए जो रात का खाना लेकर आए थे, उन्होंने वो खाना खाया और उसके बाद सोचा गया कि क्या किया जाए। तभी कनिका ने कहा, क्यों ना एक गेम खेला जाए। सभी ने कहा, गेम तो खेलेंगे, लेकिन कौन सा। तभी कनिका ने कहा, ट्रूथ एंड डेयर खेलते हैं, मजा आएगा। तो सभी ने कहा, ट्रूथ एंड डेयर, यार ये तो बहुत ही नॉर्मल सा गेम है यार, कुछ और खेलते हैं ना। कनिका ने कहा, और क्या खेलेंगे बताओ। मुझे तो लगता है ट्रूथ एंड डेयर बहुत अच्छा गेम है। हम बड़े बच्चे, छोटे बच्चे तो है नहीं क्या बैठ के छुपन छुपाई पकड़म पकड़ाई खेलेंगे। बचपन की यादें ताजा करनी है क्या। तभी कनिका ने चिढ़ाया। तो अनुज ने कहा, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है ट्रूथ एंड डेयर ही खेलते हैं। सब अग्री हो गए। तो अनुज उठकर जाता है। उसने देखा कि बगल में ही खाली कोल्ड ड्रिंक की बोतल पड़ी हुई थी। वो उसे उठाकर लेकर आता है और जोर से घुमाने लगता है। बॉटल घूमती है तो सबसे पहले घूमकर बॉटल का पॉइंट कनिका पर आता है। सभी कनिका को देखते हैं और कनिका से पूछते हैं, ट्रूथ या डेयर, ट्रूथ या डेयर। कनिका कहती है, मैं तो डेयर लूंगी। तभी सब कहते हैं, अच्छा तो तू क्या करेगी, तू क्या करेगी। तुझसे क्या करवाएं यार। राहुल ने कहा, तू मेरे पापा की एक्टिंग करके दिखा। कनिका एक्टिंग करने में मास्टर थी। उसने तुरंत ही राहुल के पापा की नकल कर दी और सारे कजिन जोर जोर से हंसने लगे। फिर से बॉटल घुमाई गई। अब की बार बॉटल घूमकर राहुल पर आई। तभी सबने पूछा, ट्रूथ या डेयर। तो राहुल ने भी कहा, मुझे भी डेयर ही चाहिए। तो सभी ने कहा कि राहुल भैया से क्या करवाया जाए। कोई कुछ कह पाता उससे पहले ही कनिका कूद के कहती है, भैया आपको तो एक गाने पे डांस करना होगा। तभी अनुज एक गाना चला देता है और राहुल उस पे डांस करके दिखा देता है और सारे कजिन्स फिर से जोर जोर से हंसने लगते हैं। फिर से बॉटल घुमाई जाती है और ऐसे ही काफी देर तक खेल चलता है। फिर बॉटल घुमाने पर अब की बार अनुज पर आती है। गेम काफी देर से चल रहा था। अनुज से पूछा जाता है, ट्रूथ या डेयर। अनुज कहता है, डेयर। तो कनिका पूछती है, अच्छा अनुज, तुम तो हॉरर स्टोरीज बहुत ज्यादा पढ़ते हो और बहुत ज्यादा हॉरर मूवीज भी देखते हो, तुम्हें काफी ज्यादा इंटरेस्ट है। तुम्हें लगता है कि सच में भूत प्रेत होते हैं और ये इस तरीके की चीजें होती हैं, नेगेटिव एनर्जीज वगैरह, इस तरीके की एंटिटीज एग्जिस्ट करती हैं इस दुनिया में। अनुज कनिका को देखकर कहता है, हाँ हाँ बिल्कुल, इस तरीके की एंटिटीज इस दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं और बिल्कुल मैं मानता हूँ भूत प्रेत होते हैं। उन पर विश्वास करना या ना करना हमारी अपनी चॉइस है, लेकिन हमारे विश्वास करने या ना करने से कुछ भी नहीं बदलने वाला। जो है वो है। जैसे कि पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी है। तो कनिका कहती है, अच्छा तो तुम अपना कोई एक्सपीरियंस बताओ जिससे हम मान सके कि इस तरीके की एनर्जीज होती हैं इस दुनिया में। अनुज कहता है कि हाँ, मेरा एक एक्सपीरियंस है। एक बार मैं कॉलेज से घर को वापस आ रहा था। काफी रात हो चुकी थी क्योंकि फेस्ट था। रात में बहुत ज्यादा अंधेरा था, खाली स्ट्रीट लाइट्स जल रही थी, वो भी काफी दूर दूर पर थी। तो घर आते हुए मैं जब वापस आ रहा था तो एक मुझे काफी मोटा सा चौड़ा सा पेड़ दिखाई दे रहा था। मैंने काफी देर तक उस पेड़ को देखा। पता नहीं मेरी नजर क्यों उससे नहीं हट रही थी और मुझे बहुत अजीब सी वाइब्स आ रही थी, जैसे कि कुछ है वहां पर, कुछ नेगेटिव। मैं बहुत ज्यादा अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैंने उस पेड़ के आसपास बहुत ध्यान से देखा, लेकिन मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन जैसे ही मैं कुछ आगे बढ़ा और मैंने अपने बाइक के रियर व्यू मिरर में देखा, तो मुझे उस पेड़ के पास एक एनर्जी दिखाई दी जिसने सफेद कलर के कपड़े पहने हुए थे और उसके लंबे लंबे घने बाल थे और उसकी केवल दो आंखें चमक रही थी और उसके पैर तो मुझे दिखाई ही नहीं दे रहे थे। लिटरली मैं इतना ज्यादा डर गया उस वक्त कि मैंने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया और बिना एक मिनट भी गंवाए और बिना एक मिनट के लिए भी गाड़ी रोके मैंने गाड़ी तेजी से भगा दी और सीधे घर पहुंच गया। अनुज की सुनकर सभी के चेहरे के रंग उड़ चुके थे, क्योंकि उन्हें अनुज की बात पर विश्वास हो चुका था और इधर अनुज मन ही मन खुश हो रहा था कि उसने सबको बेवकूफ बना ही दिया। आखिर
उसको भी तो मजा लेने का मौका मिल रहा था। उसका तो बहुत मजाक उड़ाया गया था कि अरे तू भूत प्रेत देखता है, तू बहुत ज्यादा भूत प्रेत के चक्कर में पड़ता है, ये सब होता नहीं है, तो क्या बेमतलब इन नेगेटिव एनर्जीज को देखता है, एंटिटीज को देखता है। उसके बहुत मजे लेते थे। और बचपन से ही उसके जो बड़े कजिन्स थे, जैसा कि अक्सर होता है कि बड़े कजिन्स या भाई बहन हम लोग को काफी चिढ़ाते हैं, छेड़ते हैं, तो आज मौका था कि अनुज ने वो अपना सारा बदला पूरा कर लिया था और वो मन ही मन खुश हो रहा था। लेकिन वो अपने चेहरे पर इस चीज को बिल्कुल भी नहीं दिखने दे रहा था। तभी राहुल ने कहा, यार काफी रात हो चुकी है, चलो हम लोग को अब सो जाना चाहिए। इतनी रात तक जगे रहेंगे तो अगले दिन यार एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तभी सबने कहा कि हाँ हाँ चलो यार सोते हैं। तो राहुल, निखिल और आकाश एक रूम में सो रहे थे, अनुज और अर्जुन एक रूम में सो रहे थे, और कनिका और अनन्या एक रूम में सो रहे थे। रात में अचानक से एक आवाज की वजह से कनिका की नींद टूट गई। उसे किसी के रोने की आवाज आ रही थी। कोई धीरे धीरे रो रहा था। कनिका हैरान हो गई और उसने घड़ी की तरफ देखा तो उसकी नजर गई तो उसने पाया कि घड़ी में इस वक्त रात के 2 बज रहे हैं। और वह हैरान थी। उसने सोचा कि इतनी रात को कौन रो रहा है, और ये आवाज तो किसी लड़की की लग रही है। कनिका मन ही मन कहने लगी, जितना मैं जानती हूँ तो इस वक्त घर में लड़कियों में केवल मैं और अनन्या ही हैं। तो अनन्या तो मेरे बगल में सो रही है, तो ये कौन रो रहा है। कनिका ने इग्नोर करने की कोशिश की, लेकिन उसे रोने की आवाज लगातार आ रही थी, और यह आवाज लगातार आते आते अब तेज होने लगी थी। जिसे सुनकर कनिका का मन भर आया। उसे काफी दर्द महसूस हुआ। ऐसा लग रहा है जैसे कोई बहुत दर्द में रो रहा हो। कनिका अपने आप को संभालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जैसे वो सम्मोहित हो रही थी। वह उस आवाज के पीछे पीछे चलने लगी। उस आवाज का पीछा करते करते वह एक दरवाजे के सामने खड़ी थी। इस वक्त कनिका पलकें भी नहीं झपका रही थी। उसने दरवाजे पर देखा तो एक ताला लटक रहा था। कनिका को कुछ समझ नहीं आया। उसने इधर उधर देखा और एक हथौड़ा लेकर जोर से ताले पर वार कर दिया और ताला टूट गया। ताले को एक तरफ फेंक कर कनिका ने दरवाजा खोल दिया। ताले की आवाज, टूटने की आवाज इतनी जोर से थी कि बाकी सारे कजिन्स की भी नींद खुल चुकी थी, इसलिए वो भी भागकर उस तरफ आए थे। तो उन्होंने कनिका को बेसमेंट में नीचे जाते हुए देखा। कजिन्स ने कनिका को कई बार बुलाया, लेकिन कनिका ने उनकी तरफ पलटकर भी नहीं देखा, जो कि उन्हें थोड़ा सा अजीब लग रहा था। वह भी कनिका के पीछे पीछे चलने लगे। कनिका ने उन्हें चुप रहने का इशारा किया और कहा, यहाँ कोई रो रहा है। तभी बाकी कजिन्स ने कनिका का पीछा किया, और जब वह बेसमेंट में नीचे पहुंचे तो उन्होंने देखा कि पूरा का पूरा बेसमेंट खाली था। वहां कोई भी नहीं था, जिसे देखकर वह सभी हैरान थे। उन्होंने कनिका की तरफ देखकर कहा, यहाँ तो कोई भी नहीं है। तुम क्या कह रही थी कि कोई रो रहा है? तुम्हारा दिमाग खराब है यार। अगर यहाँ कोई होता तो हमें केयर टेकर मिस्टर नारंग कुछ बताते नहीं क्या? उन्होंने हमें कुछ भी नहीं बताया। इसका मतलब इस घर में हमारे अलावा कोई भी मौजूद नहीं है। तुम बेमतलब यहाँ आ गई, और इतनी रात को ये बेसमेंट का ताला तोड़ने की क्या जरूरत थी? कनिका ने कुछ भी नहीं कहा। जैसे ही ताला टूटा वैसे ही कनिका सम्मोहन से बाहर आ चुकी थी, और वह मन ही मन खुद से सवाल कर रही थी कि आखिर वाकई में उसने ताला तोड़ा क्यों। उसे आवाज तो आ रही थी किसी के रोने की, और वो जानना भी चाहती थी कि कौन रो रहा है। उसने कान लगाकर सुनने की कोशिश भी की थी, और वह जितना ज्यादा उस रोने की आवाज को सुन रही थी वह उतना ज्यादा सम्मोहित हो रही थी। लेकिन यहाँ तो कोई भी नहीं है। तभी सारे कजिन्स वापस आने लगते हैं और वापस से वो दरवाजा बंद कर देते हैं। राहुल कहता है, यार चलो कोई बात नहीं, ठीक है, सब लोग सो जाते हैं, फिर सुबह देखते हैं कि क्या करना है। कोई बात नहीं, बेसमेंट का दरवाजा ही तो है, ताला ही तो टूटा है, कुछ नहीं हुआ, चलो सब लोग सोते हैं। सभी लोग सोने के लिए वापस चले जाते हैं। अभी सब लोग सोए ही थे कि कनिका की नींद फिर से खुल जाती है और उसे फिर से रोने की आवाज आ रही थी। कनिका ने खुद को समझाने की कोशिश की,
कुछ नहीं है, सब मेरे मन का वहम है। अगर कोई होता तो बेसमेंट में दिखाई देता ना। उसने अपने कान को ढकने की कोशिश की, लेकिन वो कितना भी इस आवाज से बचने की कोशिश कर रही थी, यह आवाज उतनी ही तेज होती जा रही थी। कनिका नहीं जानती थी कि ये आवाज उसे अपनी ओर खींच रही है और सिर्फ उसी को सुनाई दे रही है, बाकी किसी को भी नहीं। कनिका ने जब खुद को बहुत रोकने की कोशिश की और नहीं रोक पाई, तो वो बिस्तर से खड़ी हुई और धीरे धीरे आवाज का पीछा करने लगी। वह धीरे धीरे चलते हुए फिर से बेसमेंट के दरवाजे के पास खड़ी थी। उसने धीरे से दरवाजे की कुंडी को खोला और नीचे उतरने लगी। अब की बार नीचे उतरने के बाद कनिका के हैरानी की कोई सीमा नहीं थी, क्योंकि इस बार बेसमेंट खाली नहीं था। बेसमेंट में एक लड़की और एक छोटा सा बच्चा दिखाई दे रहे थे, और वो लड़की भी कुछ बहुत बड़ी दिखाई नहीं दे रही थी। उसके लंबे काले घने बाल उसके चेहरे को ढके हुए थे, और वो अभी भी लगातार रोए जा रही थी। कनिका ने डरते हुए उसकी तरफ देखते हुए पूछा, क, 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 कौन हो तुम, और यहाँ क्या कर रही हो, और इतनी रात को रो क्यों रही हो? अभी भी उस लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। वो लगातार रोती रही। फिर से कनिका ने पूछा, कौन हो तुम, और रो क्यों रही हो? तभी एक अजीब सी आवाज कनिका को आई, मार दूंगी तुझे, अब तेरी बारी। और वो अपने हाथ और पैर के बल तेजी से चलते हुए कनिका की तरफ बढ़ने लगी। कनिका काफी ज्यादा डर चुकी थी। वह धीरे धीरे अपने कदम को पीछे खींचने लगी। जिस स्पीड में कनिका अपने कदम पीछे खींचती, उससे तिगुनी स्पीड में वो लड़की उसकी तरफ बढ़ रही थी। और अचानक से एक जोरदार चीख आई, "आ!" और सब शांत। अगले दिन सुबह हो गई थी। सारे कजिन्स सुबह उठकर ब्रेकफास्ट कर रहे थे। तभी राहुल की नजर कनिका पर गई। उसने देखा कि कनिका कुछ अजीब बिहेव कर रही है। उसका बिहेवियर रोज की जैसा नहीं है। वो ना तो मुस्कुरा रही है, ना तो कुछ बोल रही है, और मतलब देखा जाए तो उसका चेहरा इस वक्त भावहीन यानी एक्सप्रेशन लेस दिखाई दे रहा था। तो राहुल को बहुत ज्यादा अजीब लगा। उसने पूछा, कनिका दी, ठीक तो हो ना? राहुल कभी कभी कनिका को कनिका देवी कहता था, क्योंकि राहुल और कनिका में बहुत ज्यादा उम्र का अंतर नहीं था। उनमें कुछ सेकंड्स का ही अंतर था, जिसमें राहुल कुछ सेकंड पहले हुआ था। कनिका ने कहा, नहीं कुछ भी नहीं, मैं ठीक हूँ। उसका जवाब एकदम सपाट था, जिसे सुनकर राहुल हैरान हो गया। उसने फिर से एक बार कहा, सब ठीक है ना दी, मतलब, और कल रात को आप बेसमेंट में क्यों चली गई थी? मतलब आप क्यों कह रही थी कि वहां पर कोई है? कनिका ने कहा, कुछ नहीं, बस मुझे ऐसा लग रहा था, मेरे मन का वहम था, कुछ नहीं। तुम लोग ज्यादा सोचो मत, ब्रेकफास्ट करते हैं। सभी ने ब्रेकफास्ट किया। उसके बाद घूमने जाने की प्लानिंग होने लगी। तो सभी ने कहा कि चलो नैनीताल को एक्सप्लोर किया जाए। कनिका ने कहा कि तुम सब चले जाओ, मैं मेरा मन नहीं कर रहा है, मैं नहीं जाऊंगी। सभी हैरान हो गए। राहुल ने कहा, क्यों दी, इतनी दूर तो घूमने आई हो, फिर मना क्यों कर रही हो? कनिका ने राहुल को देखकर कहा, देखो यार, मैं नहीं जाना चाहती हूँ क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, प्लीज मुझे फोर्स मत करो, तुम लोग चले जाओ, मैं किसी को मना नहीं कर रही हूँ। इधर सभी ने सोचा कि हो सकता है कि कनिका की तबीयत खराब हो, इसीलिए सब अपना प्लान बना लेते हैं, सब रेडी होते हैं। इधर अनन्या, अनुज, अर्जुन, राहुल, निखिल, आकाश सभी रेडी हो गए थे, और वो लोग गाड़ी में बैठकर नैनीताल एक्सप्लोर करने के लिए निकल जाते हैं। इधर कनिका गुस्से में उबल रही थी। वो गुर्राए जा रही थी और इधर उधर घर को देख रही थी। उसके हाथ में इस वक्त कुछ भी नहीं था। उसकी एनर्जी काफी लो हो चुकी थी, और वो काफी देर से अपने आप को शांत करने की कोशिश कर रही थी। तभी एक छोटी सी परछाई आकर कनिका की गोद में बैठ गई, जिसे लेकर कनिका की आंखों से आंसू निकल आए, और उसने उसे अपने सीने से लगा लिया और उसे ले जाकर एक कमरे में लेट गई। इधर सारे कजिन्स को नैनीताल एक्सप्लोर करते करते शाम हो गई थी। शाम को वो लोग घर वापस आए, और उन्होंने
घर पहुंचने के बाद कनिका को ढूंढा और बुलाया। कनिका अपने कमरे से बाहर निकली तो वो काफी खुश नजर आ रही थी। तो वो सभी देखकर खुश हो गए कि चलो ठीक है, हो सकता है कि दी की तबीयत कुछ खराब हुई हो और अब ठीक लग रही है। तो सभी ने कहा कि सब ठीक है ना दी, तो आप तो काफी फ्रेश लग रही हो। कनिका ने कहा हाँ हाँ सब ठीक है, मुझे काफी अच्छा लग रहा है। और तुम लोग को मजा आया ना नैनीताल एक्सप्लोर करने में? सभी ने कहा हाँ 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 बहुत मजा आया। वैसे आप होती ना तो और भी ज्यादा मजा आता थी। वैसे आप यहाँ क्यों रुक गई थी? आप भी हमारे साथ चलती ना, कितना ज्यादा मजा आता। कनिका ने कहा कोई बात नहीं, ठीक है चलो। अब मिस्टर नारंग आने वाले होंगे। मैं उन्हीं का काफी देर से वेट कर रही हूँ, उन्होंने फोन किया था तो खाना लेकर आ रहे हैं। मिस्टर नारंग कुछ ही देर में खाना लेकर आ जाते हैं। सारे मिलकर खाना खाते हैं और फिर सोने के लिए चले जाते हैं। इधर अनन्या और कनिका एक रूम में सो रहे थे। तभी अचानक से अनन्या की नींद खुली तो वह देखती है कि कनिका उसे अजीब तरीके से घूर रही है और उसके चेहरे की स्माइल भी बहुत ही अजीब लग रही थी। तभी अनन्या ने कनिका को देखकर पूछा दी कुछ हुआ है क्या? कनिका ने कहा नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ। कमरे में बहुत ही डिम लाइट थी। तभी अनन्या ने अपने बगल में पड़े हुए टेबल लैंप की लाइट ऑन की। जैसे ही उसकी नजर कनिका की आंखों पर गई, उसकी आवाज उसके गले में ही दबकर रह गई, क्योंकि कनिका की आंखें पूरी सफेद थी, एकदम सफेद। अनन्या को कुछ भी नहीं समझ में आया कि वो क्या करे। और तभी उसने देखा कि एक छोटी सी परछाई धीरे धीरे बिस्तर पर चढ़ रही है और वो आकर सीधे अनन्या के सीने पर बैठ गई और उसका गला दबाने लगी। तभी कुछ देर में अनन्या को बहुत ही अजीब सा महसूस हुआ, जैसे कोई उसके शरीर से कुछ खींच रहा है। एकदम से उसकी जान निकल रही है और अनन्या कुछ भी नहीं कर पा रही थी, वो बस तड़प कर रह रही थी। वो चिल्लाना चाहती थी लेकिन वो चिल्ला नहीं पा रही थी। वो किसी को मदद के लिए बुलाना चाहती थी लेकिन वो बुला नहीं पा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। और देखते ही देखते रात बीत गई और सुबह आ गई। सारे कजिन्स एक साथ फिर से मिलकर ब्रेकफास्ट करने लगे। इधर कनिका भी काफी नॉर्मल लग रही थी। उसने कहा तो आज कहाँ जाने का प्लान है? सभी ने कहा कि आज फिर से नैनीताल एक्सप्लोर करेंगे दी। तो आज तो आप चलेंगी ना? कनिका ने कहा नहीं 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 मैं नहीं जाऊंगी। यार मैं कहाँ जाऊंगी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं बस ठीक लग रही हूँ। तुम लोग एंजॉय करो ना। मैं यहाँ तुम लोग से घर पे तो मिल ही लेती हूँ, मुझे यहीं पे तुम लोगों से मिलना अच्छा लग जाता है। तो ऐसा करो तुम लोग जाओ और एंजॉय करो, घर पर आके मुझे जरूर बताना और मुझे फोटोज भी दिखाना। उसने ऐसा इसीलिए कहा ताकि किसी को शक ना हो। तभी राहुल ने पूछा अच्छा अनन्या को तो बुला दो दी। तभी कनिका ने कहा अनन्या की तबीयत ठीक नहीं है, अनन्या कह रही है वो नहीं जाएगी। राहुल हैरान हो गया, उसने कहा कभी कनिका दी की तबीयत ठीक नहीं होती, कभी अनन्या की। उसने ज्यादा दिमाग नहीं लगाया, उसने कहा ठीक है भाई, हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो। तो वो लोग कहते हैं ठीक है आप लोग घर पे रेस्ट करिए, तो हम लोग चलते हैं। सारे कजिन्स निकल जाते हैं। इधर वे लोग नैनीताल एक्सप्लोर कर रहे थे। इधर फिर से कनिका उस छोटे से बच्चे को अपने सीने से लगाए झूला झुलाते हुए सुला रही थी और उसके पास जाकर सो जाती है। फिर इन लोगों को एक्सप्लोर करते करते शाम हो जाती है और शाम को ये लोग वापस घर पर आते हैं। घर पर आने के बाद ये लोग फिर से कनिका से और अनन्या से मिलने की बात कहते हैं। तो कनिका तो इन्हें मिल जाती है लेकिन अनन्या से जैसे ही मिलने की बात कहते हैं तो कनिका कहती है कि नहीं नहीं, वो कह रही है कि वो बहुत ज्यादा परेशान है, वो बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, वो मिलना किसी से नहीं चाहती, उसको रेस्ट करने दो, मैं उसका ख्याल रख रही हूँ। तो सबने कहा ठीक है भाई, नहीं मिलना चाहिए, तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, हो सकता है दिक्कत हो। तो फिर वो लोग इतना फोर्स भी नहीं करते। वो कहते हैं अच्छा ठीक है खाना खाने के लिए तो बुला लो। तो कनिका कहती है नहीं नहीं, मैं उसका खाना उसको रूम में दे आई हूँ, तुम लोग अपना खाना खा लो और ज्यादा परेशान मत हो। सभी लोग खाना खा लेते हैं और खाना खाने के बाद फिर सोने के लिए चले जाते हैं। इधर रात के करीब 2 बजे अनुज को एक आवाज आती है जिससे उसकी नींद टूट जाती है। ठक 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 ठक। कोई दरवाजा ठकठका रहा था। अनुज ने दरवाजा खोला तो उसे कोई भी दिखाई नहीं दिया। उसने दरवाजा बंद किया और फिर से सोने के लिए जाने लगा। वो जैसे ही लेटता है उसकी नजर अपने दीवार के कॉर्नर पर जाती है। उसे वहां पर एक लड़की दिखाई दे रही थी। दीवार पर एक लड़की चिपकी हुई थी।
जो तेजी से नीचे की तरफ उतरने लगती है, जिसकी वजह से अनुज को ऐसा लगता है कि उसका दिल बाहर आ जाएगा। वो जोर से आंखें बंद करता है और हनुमान चालीसा पढ़ने लगता है। अगले ही पल वो आंख खोलता है तो वहां कोई नहीं था। अनुज बहुत ज्यादा डर गया था और वह लगातार हनुमान चालीसा पढ़ता रहता है। वो सोचता है कि वो अगर हनुमान चालीसा पढ़ना रोक देगा तो हो सकता है कि कुछ बुरा हो जाए उसके साथ, क्योंकि उसको इस घर में आने के बाद कुछ अजीब सी फीलिंग तो आई थी, और सिर्फ अनुज को ही नहीं, बाकी सारे कजिन्स को भी आई थी, जो उन्होंने इग्नोर कर दी थी। तो अनुज रात भर हनुमान चालीसा पढ़ता है। उसके बगल में सोया हुआ अर्जुन, वो एकदम गहरी नींद में सोया हुआ, उसे कुछ नहीं पता चल रहा कि वहां पे क्या हो रहा है। दूसरी तरफ फिर राहुल के कमरे के दरवाजे पर आवाज आती है, ठक 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 ठक। अब की बार दरवाजा खोलने के लिए निखिल उठता है। निखिल ने दरवाजा खोला तो दरवाजे के बाहर कनिका दिखाई देती है, जो कि अजीब तरीके से मुस्कुरा रही थी। निखिल कहता है, क्या यार कनिका, इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? यार सो ना, कल सुबह चलेंगे घूमने। तुम तो यार, तुम लोगों को कह क्या दिया है कि हम लोग सारे कजिन्स चिल करने के लिए मिले, तो तुम तो रात में भी मंडरा रही हो। जाके सो जाओ। कनिका कुछ नहीं कहती और पलट कर जाने लगती है। तो निखिल को लगने लगता है कि वो अपने कमरे की तरफ जाती है, तो वह धीरे धीरे दरवाजा बंद कर रहा था। तभी उसकी नजर जाती है कि कनिका अपने कमरे की तरफ नहीं जा रही थी, वो तो बेसमेंट के दरवाजे की तरफ जा रही थी, जो कि निखिल को बहुत अजीब लगता है। इसीलिए वह दरवाजा झटके से खोलता है और कनिका के पीछे जाते हुए उसे आवाज देने लगता है, कनिका, कनिका दी, कनिका दी। लेकिन कनिका कोई भी आवाज नहीं देती। वह चुपचाप बेसमेंट के दरवाजे को खोलती है और धीरे धीरे सीढ़ियां उतरकर नीचे जाने लगती है। निखिल भी कनिका का पीछा करते हुए धीरे धीरे नीचे उतरने लगता है। लेकिन वो जैसे ही बेसमेंट में पहुंचता है, उसके होश उड़ जाते हैं। वहां पर एक लड़की थी, जो कि बेहद खूबसूरत थी, बेहद खूबसूरत। लंबे काले घने बाल, बड़ी बड़ी काली आंखें, छोटी सी नाक, दो गुलाबी होंठ, और शरीर ऐसा कि छरहरे बदन की, जिसे देखकर निखिल देखता ही रह गया। उसकी नजरें हट ही नहीं रही थी, और मुश्किल से उस लड़की ने अपने शरीर पर कोई कपड़ा पहना था, जिसे देखकर निखिल अपने थूक को गले से मुश्किल से ही नीचे उतार पा रहा था। अचानक से निखिल को अपने शरीर में अजीब सा एहसास हुआ। तभी वो लड़की उसके करीब आई और उसे छूने लगी, और निखिल जैसे अपने ऊपर से काबू हटने लगा। वो निखिल को धीरे धीरे वश में करके उसके शरीर को खाने लगी, और धीरे धीरे वो छोटा सा बच्चा चलकर उसके पास आया, और वो भी उसके शरीर को धीरे धीरे खाने लगा। वो जैसे जैसे उसके शरीर को खा रहे थे, वो तंदुरुस्त हो रहे थे। उस लड़की का शरीर और खूबसूरत होने लगा था। कनिका वहां पर हिप्नोटाइज्ड हुई खड़ी थी। वो न इधर देख रही थी, न उधर देख रही थी। वो बस सम्मोहित थी और एकटक बिना किसी भाव के उधर देख रही थी। इधर निखिल चीख रहा था, चिल्ला रहा था, और चीखते चिल्लाते चिल्लाते अचानक से उसकी आवाज दब गई। अब निखिल की आवाज खत्म हो चुकी थी। चुपके से धीरे से फिर से कनिका बेसमेंट से बाहर चली जाती है और दरवाजा बाहर से बंद कर देती है। दरवाजा बंद करते ही कनिका के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ जाती है, और फिर वो जाकर अनन्या के बगल में सो जाती है। इधर अभी भी रात काफी बाकी थी। राहुल की नींद आंख खुलती है तो वो अपने बगल में देखता है कि वहां पर निखिल नहीं था। वो अपने बगल में लेटे हुए आकाश को जगाता है और कहता है, यार ये निखिल कहाँ चला गया? आकाश कहता है, पता नहीं भाई, इतनी रात को हो सकता है वॉशरूम चला गया हो, तुम सो ना यार, इतनी रात को क्यों जगा रहे हो? लेकिन राहुल कहाँ मानने वाला था। वो वॉशरूम की तरफ जाता है और दरवाजा खटखटाता है।
लेकिन वहां से कोई आवाज नहीं आती। उसने दरवाजा खोल के देखा तो वॉशरूम खाली था। वह हैरान हो गया। राहुल ने आकाश को जगाने की कोशिश की, लेकिन आकाश एकदम गहरी नींद में था। अब राहुल अपने कमरे से निकलकर निखिल को आवाज देने लगता है, निखिल, निखिल, कहाँ है भाई तू? निखिल। तभी राहुल को किसी के रोने की आवाज आती है। राहुल का दिल बैठ जाता है, क्योंकि ये आवाज बेसमेंट से आ रही थी। और राहुल को याद आता है कि काफी समय पहले कनिका दी ने उसे बताया था कि बेसमेंट से एक आवाज आ रही थी, किसी लड़की के रोने की। और अगर इस घर में अनन्या और कनिका के अलावा कोई लड़की नहीं है तो ये कौन रो रही है? लेकिन एक उत्सुकता होती है इंसान के अंदर जानने की। ठीक वैसी ही उत्सुकता राहुल के अंदर भी थी उस वक्त, और वह बेसमेंट के दरवाजे की तरफ बढ़ने लगता है। बेशक से वो डर रहा था, लेकिन वह तेजी से अपने कदम बेसमेंट की तरफ बढ़ाता है और कुछ ही देर में बेसमेंट के दरवाजे पर खड़ा था। तभी राहुल वहां पर खड़े खड़े सोचता है कि उसे बेसमेंट का दरवाजा खोलना चाहिए या नहीं, खोलना चाहिए या नहीं। राहुल बेसमेंट के दरवाजे को खोल पाता इससे पहले ही उसे पीछे से कोई आवाज देता है, राहुल भाई वहां क्या कर रहे हो यार? वो पीछे पलटकर देखता है तो आकाश खड़ा था। वह कहता है, यार मैं देखने जा रहा था यहाँ पर कि निखिल है कि नहीं। आकाश कहता है, क्या भाई आप भी, अरे थोड़ा तो सेंस यूज करो यार, दरवाजा बाहर से बंद है। अगर वहां पर निखिल भाई होते तो दरवाजा अंदर से बंद होता ना, या बंद नहीं होता, खुला होता। अगर ये दरवाजा बाहर से बंद है इसका मतलब निखिल भाई अंदर नहीं गए हैं। राहुल ने भी अपने मन में सोचा, हाँ हो सकता है कि तुम सही कह रहे हो। इधर राहुल और आकाश वापस आकर बिस्तर पर लेट तो जाते हैं, लेकिन उन्हें नींद नहीं आ रही थी क्योंकि काफी देर हो चुकी थी और निखिल वापस नहीं आता। धीरे धीरे सूरज आसमान पर चढ़ने लगता है और दिन निकलने लगता है। इधर निखिल अभी भी वापस नहीं आया था। राहुल और आकाश की चिंता बढ़ चुकी थी। तभी दरवाजे को खोलकर तेजी से डरते हुए अनुज उनकी तरफ आता है, कहता है, भाई भाई भाई, तुम्हें पता है कल क्या हुआ? राहुल कहता है, क्या हुआ? भाई कल रात को ना मुझे ना दीवार पे ना एक लड़की दिखाई दी थी, लटकी हुई थी। राहुल ने कहा, ये सब तेरे हॉरर स्टोरीज पढ़ने की वजह से हुआ है, और हॉरर मूवीज जो तू देखता है, समझ में आया? हम लोग को डराने की जरूरत नहीं है। और अनुज कहता है कि नहीं 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 भाई, बिल्कुल सही कह रहा हूँ, मैंने सच में एक लड़की देखी थी। मैं लिटरली बता रहा हूँ, मैंने देखा था और मैं डर गया था तो मैं हनुमान चालीसा पढ़ी थी, तुम्हें पता है? और जैसे ही मैंने हनुमान चालीसा पढ़ी वो गायब हो गई। मुझे नहीं पता भाई, कुछ तो है यहाँ पे, कुछ तो अजीब है। मुझे ना बहुत ही अजीब सा फीलिंग आती है यहाँ पे, मैं नहीं बता सकता कि कैसा लगता है, लेकिन कुछ तो है जो अजीब है इस घर में। लेकिन राहुल भी अनुज की बातों पर यकीन कर रहा था, लेकिन वो उसकी बातों में हाँ नहीं मिलाना चाहता था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसके बाकी कजन्स में डर फैल जाए। अब उसने अनुज को बताया, देख मैं एक बात बता रहा हूँ, आकाश को भी पता है और तुझे भी बता रहा हूँ, लेकिन इससे डर किसी में नहीं आना चाहिए। कल रात से निखिल का कुछ भी पता नहीं है, और मुझे कनिका का बिहेवियर भी कुछ बहुत अजीब लग रहा है। इसीलिए मैं देखो नहीं चाहता कि तुम लोगों के अंदर डर हो, और इसीलिए मैंने ये सारी बातें नहीं बताई थी, लेकिन अब मुझे बतानी पड़ रही है। मैं खुद भी बहुत ज्यादा डरा हुआ हूँ। तो अनुज ने कहा, तो भाई अब बताओ क्या करना चाहिए? कुछ तो प्लान होना चाहिए ना। मिस्टर नारंग से कुछ पूछो ना कि कुछ तो नहीं हुआ था ना इस घर में, ऐसा कुछ है क्या कि कुछ हुआ हो और हमें उसके बारे में पता ना हो? तो आप प्लीज पता करिए ना। राहुल ने मिस्टर नारंग को फोन किया और कुछ ही देर में मिस्टर नारंग ने फोन उठा लिया। राहुल ने उन्हें घर पर आने के लिए कहा। मिस्टर नारंग ने कहा, ठीक है सर, मैं अभी थोड़ी देर में ही घर पर पहुंच रहा हूँ। कुछ ही देर में मिस्टर नारंग वापस घर पर पहुंच गए थे। उन्हें राहुल से मिलकर बातें करनी थी, क्योंकि वह समझ चुके थे कि राहुल को जरूर कुछ तो अजीब लगा है, और वह राहुल के सवालों का जवाब देने के लिए खुद को तैयार कर रहे थे। मिस्टर नारंग के पहुंचते ही राहुल ने उन्हें बैठने का इशारा किया। मिस्टर नारंग बैठ गए तो राहुल ने पूछा, मिस्टर नारंग, क्या इस घर में कुछ अजीब है? प्लीज मुझे बता दीजिए, क्योंकि मुझे बहुत अजीब लग रहा है। मैंने अनन्या को कई दिन से नहीं देखा। कल रात से निखिल गायब है। मेरी कजन कनिका भी बहुत ही अजीब बिहेव कर रही है। मैं नहीं जानता कि क्या है, लेकिन कुछ तो है जो इस घर में अजीब है। प्लीज आप हमें बता दीजिए। मिस्टर नारंग कहते हैं कि राहुल बाबा, आपके पापा ने इस घर को करीब 10 साल पहले खरीदा था, और
इस घर के बारे में सारी हिस्ट्री भी पता की थी। और इस घर की ऐसी कोई हिस्ट्री नहीं थी। इसका जो मालिक था वो इस घर में काफी लंबे समय से रह रहा था, लेकिन उसके बाद उसे ये घर थोड़ा सा उसके ऑफिस से दूर था और उसका ट्रांसफर हो चुका था, इसीलिए वो घर छोड़ना चाहता था। लेकिन उसके पास थोड़ा सा मतलब बजट लिमिट में था, इसीलिए वो मतलब आपके पापा के फ्रेंड ही थे और उन्होंने आपके पापा से बात की और इस घर को उन्हें ही बेच दिया था, ताकि उन्हें वहां पर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स ना हो, क्योंकि उनका ट्रांसफर तो हो गया था प्राइवेट कंपनी की तरफ से, लेकिन उन्हें वहां पे रहने का अरेंजमेंट नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से उन्होंने अपना घर बेच दिया था। तभी अनुज तेजी से मिस्टर नारंग की तरफ आया और कहा, क्या इस घर में किसी लड़की की आत्मा है क्या? आप प्लीज बताइए मिस्टर नारंग। देखिए, मैंने कल रात में किसी लड़की की आत्मा को महसूस किया है यहाँ पर। वो मेरे सामने आ गई थी और मैं नहीं बता सकता मुझे कैसा लग रहा था। आप नहीं जानते हैं कि कैसा लग सकता है अपने सामने आत्मा को देखकर, अपने सामने अपनी मौत को देखकर। बताइए ना प्लीज मिस्टर नारंग, अगर उस घर में कुछ भी हुआ हो तो। मिस्टर नारंग काफी सोचते हैं और फिर अपने आप को मजबूत करके कहते हैं कि आपके पापा ने 10 साल पहले इस घर को खरीद लिया था और मुझे हैंड ओवर कर दिया था, लेकिन उनके एक फ्रेंड ने कुछ समय के लिए इस घर को मांगा था रहने के लिए। वो कह रहे थे कि वो पढ़ाई करने के लिए यहाँ पर रुकना चाहते हैं और आपके पापा से बात कर ली थी, इसीलिए मैंने उन्हें चाबी हैंड ओवर कर दी थी। काफी समय के लिए वो यहाँ पर रहे थे, करीब 8-9 महीने, और उसके बाद वो मुझे चाबी हैंड ओवर करके चले गए। मुझे नहीं पता इस बीच में कुछ हुआ या नहीं। राहुल ने पूछा कि पापा के वो कौन से फ्रेंड थे, प्लीज मुझे बताइए ना। मैं पता करना चाहता हूँ कि वो कुछ ऐसा हुआ तो नहीं था इस घर में, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा अजीब वाइब्स आ रही हैं। तभी मिस्टर नारंग ने कहा कि आपके पापा के वो फ्रेंड काफी पहले यहाँ से जा चुके हैं। राहुल ने पूछा कि उनका नाम क्या है। मिस्टर नारंग ने कहा कि उनका नाम है मिस्टर मनीष कामत। राहुल ने अपने पापा को फोन किया और मिस्टर मनीष कामत का नंबर निकाल लिया। वो लोग अभी भी टच में थे। उसने मिस्टर मनीष कामत को फोन किया और कहा, हेलो, मैं मनीष कामत जी से बात कर रहा हूँ। मनीष कामत जी ने कहा, जी जी बिल्कुल, कहिए क्या बात करनी है आपको। राहुल ने कहा कि जी मैं मिस्टर अविनाश चौधरी का बेटा राहुल बोल रहा हूँ, आपके फ्रेंड, आपको याद है जिन्होंने नैनीताल में घर खरीदा था। मिस्टर कामत ने कहा, जी 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 बिल्कुल, अरे मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं वो, बताइए क्या बात करनी है बेटा। तो राहुल ने कहा कि सर आप काफी लंबे समय तक हमारे घर पर रहे थे, करीब 8-9 महीने। उन्होंने कहा, अरे नहीं नहीं, 8-9 महीने नहीं, करीब करीब साल भर रहा हूंगा मैं। वो तो मिस्टर नारंग को याद ही नहीं होगा। उन्होंने कहा, अच्छा। राहुल ने कहा, अच्छा ठीक है, तो आप हमें बता सकते हैं कि इस घर में कुछ अजीब तो नहीं हुआ था ना, मतलब कुछ ऐसा। राहुल के ऐसा पूछते ही मिस्टर कामत के चेहरे का रंग उड़ गया और उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं बता, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो मुझसे, ये ऐसी बातें करने के लिए तुमने मुझे फोन किया है। मिस्टर कामत के बदलते हुए हाव भाव को राहुल समझ चुका था, इसीलिए उसने कहा कि देखिए मिस्टर कामत सर, प्लीज मुझे बता दीजिए, क्योंकि हम लोग बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आ चुके हैं। हम लोग उसी घर में ठहरे हुए हैं और यहाँ पर मेरी दी कनिका बहुत ही अजीब बिहेव कर रही है, साथ ही साथ अनन्या और निखिल गायब हैं, तो प्लीज मुझे बता दीजिए अगर ऐसा कुछ भी है तो। तभी मिस्टर कामत ने हिम्मत की और कहा कि हाँ, वहां पर कुछ हुआ था कई साल पहले, जब मैं तुम्हारे पापा से परमिशन लेकर वहां पर रुक गया था, तो मैं वहां पढ़ाई करने के लिए रुका था। तो मेरे वहां पर काफी सारे दोस्त थे और हम सब अक्सर मिलते थे और पार्टी किया करते थे। एक दिन हम लोग पार्टी करके बाहर निकले थे तो हमें एक लड़की दिखाई दी, जिस लड़की को हमने अगवा कर लिया और उसे घर पर ले आए। उसके साथ हमने कई महीनों तक लगातार बदतमीजी की और वो प्रेग्नेंट हो गई, जिसकी वजह से हम लोग बहुत ज्यादा डर गए थे और हम लोग उस घर में नहीं जाना चाहते थे। इसीलिए मैं उस घर को छोड़कर भाग आया था और मैंने चाबी मिस्टर नारंग को हैंड ओवर कर दी थी और उन्हें बता दिया था कि कुछ महीने बाद बेसमेंट की साफ सफाई अच्छे से करवा देंगे। तभी राहुल ने मिस्टर नारंग की तरफ देखा। मिस्टर नारंग के चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। उन्होंने डरते हुए कहा, राहुल बाबा, जानता हूँ, देखिए मैं
मैं आपको बताना चाहता था लेकिन मैं हिम्मत नहीं कर पा रहा था। यहाँ पर आपके पापा के दोस्त एक लड़की को लेकर आए थे जिसके साथ उन्होंने बहुत बुरा सलूक किया और वो प्रेग्नेंट हो गई तो वो सभी छोड़कर भाग गए। और मैं भी बहुत ज्यादा डरता था। वो लड़की बहुत ज्यादा डरी सहमी रहती थी और मैंने उनके दोस्त को भी कहा कि उसको डॉक्टर को दिखा दें, क्योंकि मैं दिखाने लेकर जाता तो सारा केस मेरे ऊपर ही उल्टा आ जाता, क्योंकि उस लड़की के साथ महीनों तक रेप हुआ था। और मैं ये सब नहीं ले सकता था अपने सर पर। मैं एक शादीशुदा आदमी हूँ और मैं अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता था। और ये सब कुछ मैंने नहीं किया था, मैं तो बस एक केयर टेकर हूँ। और मैंने आपके पापा के दोस्त को कई बार समझाया लेकिन वो लोग उसे डॉक्टर के पास भी नहीं ले गए। और उसने उसी कंडीशन में डिलीवरी की। और उसके बाद वो कब वहां एक्सपायर हो गई मुझे नहीं पता चला। मैं इस घर में आना छोड़ चुका था। मुझे डर लगता था कि अगर मैं इस घर में पकड़ा गया तो पुलिस मेरे खिलाफ ही केस बना देगी और मैं ये सब नहीं चाहता था। और तुम्हारे पापा के दोस्तों की वजह से उस लड़की की जान चली गई। राहुल ने एक लंबी गहरी सांस छोड़ी। तो अब बताइए अब क्या करना है। अब इस घर में तो एक लड़की की जान जा चुकी है। अब मुझे समझ में आ रहा है कि छोटे से बच्चे की परछाई जो हमेशा दिखाई देती है वो कौन है। वो छोटा बच्चा वही है। लेकिन लेकिन अनन्या कहाँ है और निखिल कहाँ है। तभी राहुल का दिमाग ठनका और वो बेसमेंट की तरफ भागा। उसने जैसे ही बेसमेंट का दरवाजा खोला एक अजीब सी बदबू ने उन्हें घेर लिया। वो तेजी से बेसमेंट की सीढ़ियां नीचे उतर रहे थे और उन्होंने अपनी नाक बंद की हुई थी क्योंकि बदबू बहुत ज्यादा थी और उन्हें बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं हो रही थी। उन्होंने देखा वहां पर निखिल और अनन्या दोनों का खाया हुआ शरीर पड़ा था। अब राहुल को कुछ कुछ समझ में आ रहा था कि भूख की तड़प की वजह से वो लड़की और वो बच्चा दोनों मर गए थे और इसीलिए वो सिर्फ उन्हें खाना समझ रहे थे, क्योंकि एक आत्मा या मरे हुए का भोग शरीर होता है और खून और मांस होता है। और अब राहुल को डर लगने लगा था। उसे लगा था कि उसने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि अब उसे लग रहा था कि वो लोग वहां से वापस नहीं जा सकते। उसने मिस्टर नारंग की तरफ देखते हुए कहा, मिस्टर नारंग, कोई तो उपाय निकालिए प्लीज। मैं अपने 2-3 कजिन्स को खो चुका हूँ। मैं और किसी को नहीं खोना चाहता। मैं यहाँ से वापस जाना चाहता हूँ अपने बाकी कजिन्स को लेकर। मैं तो उनके साथ एक अच्छा टाइम बिताने के लिए यहाँ पर आया था। मुझे क्या पता था कि इतना सब कुछ हो जाएगा। मिस्टर नारंग ने बहुत सोचते हुए कहा, आप अगर यहाँ से अभी ऐसे जाना चाहेंगे तो वो आपको जाने नहीं देगी, क्योंकि उसने आपको देख लिया है और आप कहीं भी जाएंगे तो वो पीछे पीछे आ जाएगी। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर शुद्धिकरण करवा लेना चाहिए। मैं किसी को जानता हूँ जो यहाँ पर आकर शुद्धिकरण कर देंगे तो ये घर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तभी मिस्टर नारंग तेजी से निकलते हैं और अपने एक दोस्त जिसने तंत्र विद्या प्राप्त की थी, साथ ही साथ वह बहुत ही अच्छे पंडित भी थे, से मिलते हैं और उन्हें सारी बात बता देते हैं। कुछ ही देर में वह दोनों उस घर पर पहुंच जाते हैं और जैसे ही मिस्टर नारंग के दोस्त पंडित अभिनव शास्त्री उस घर में कदम रखते हैं, उन्हें तुरंत ही पता चल जाता है कि यहाँ पर जरूर बहुत ही ज्यादा नकारात्मक ऊर्जा है जिसने इस घर को घेरे हुए है। और वो इस बात को अपने मन में आंकलन लगाने की कोशिश कर रहे थे और उन्हें मन ही मन लग रहा था कि जैसे कि ये शक्ति बहुत ही शक्तिशाली है और उन्होंने आज तक कभी भी इतनी बड़ी शक्ति का सामना नहीं किया, क्योंकि ये लड़की जो मरी थी वो भूख से ही तड़प कर नहीं मरी थी, बल्कि वो अपने बच्चे को बचाना चाहती थी। यहाँ पर वो सिर्फ एक लड़की नहीं, एक माँ भी थी और यहाँ पर एक नहीं बल्कि दो दो आत्माएं थी जिनको हटाकर इस घर का शुद्धिकरण करना था, जो कि बहुत ही मुश्किल काम था। तभी पंडित अभिनव शास्त्री जी कहते हैं कि राहुल, मैं आपको एक लिस्ट दे रहा हूँ, बहुत सारे सामान की है, वो सामान मंगवा लीजिए। राहुल को एक लंबी सी लिस्ट मिलती है। वो मिस्टर नारंग को देते हैं और उनसे सारा सामान मंगवा लेते हैं। मिस्टर अभिनव शास्त्री कुछ ही देर में हवन आरंभ कर देते हैं। मंत्रोच्चार होने लगता है जिसकी वजह से उस घर में चीखने चिल्लाने की आवाजें आनी शुरू हो जाती है। बंद करो, बंद करो प्लीज, बंद करो, मार दूंगी सबको, सबको मार दूंगी, बंद करो इसको।
बंद करो, बंद करो इसको। लेकिन मिस्टर अभिनव शास्त्री लगातार मंत्र पढ़े जा रहे थे और वह उस आवाज से बिल्कुल भी भ्रमित नहीं हो रहे थे। उन्होंने अपनी सारी ऊर्जा उसमें झोंक दी थी क्योंकि वो जानते थे कि यह शक्ति बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है और अगर वह एक पल के लिए भी रुके तो वह फिर से शक्तिशाली होकर उन पर हावी हो जाएगी और उन सबकी मौत होना फिर तय है। इसीलिए वह लगातार मंत्रोच्चार किए जा रहे थे। राहुल, आकाश, अर्जुन और अनुज उसी गोले के अंदर बैठे हुए थे। अभिनव शास्त्री जी लगातार मंत्र पढ़ रहे थे और लगातार मंत्र पढ़ते पढ़ते उन्होंने कई आहुतियां भी दी, जिसमें से सारी आहुतियां पवित्र आहुति थी क्योंकि वह इस घर को नकारात्मक ऊर्जा से मुक्त कराकर सकारात्मक ऊर्जा में परिवर्तित करना चाहते थे। उन्होंने लगातार हवन में बहुत सारी पवित्र आहुतियां दी, जिसकी वजह से उस घर में सकारात्मकता फैलने लगी और वह एनर्जी और ज्यादा चीखने चिल्लाने लगी। और उसने बताया कि उसके साथ बहुत अन्याय हुआ है और उसे बदला चाहिए। अभिनव शास्त्री जी ने कहा कि तुम्हारे साथ जिसने भी गलत किया, तुमने सिर्फ उससे बदला नहीं लिया बल्कि तुमने बहुत सारे मासूमों को भी नुकसान पहुंचाया है। इसीलिए तुम्हें इस दुनिया से जाना होगा। वह जाने से इनकार कर देती है। तब अभिनव शास्त्री जी समझ जाते हैं कि यह शक्ति वह यहाँ से खत्म नहीं कर सकते, उसे सिर्फ बांध सकते हैं। उन्होंने उसे फिर से बेसमेंट में बांध दिया और उसके बाद राहुल को और उसके कजिन्स को वहां से जाने के लिए कह दिया। और साथ ही साथ उन्होंने बताया कि कनिका, अनन्या और निखिल अब इस दुनिया में नहीं है। अभिनव शास्त्री जी की बात सुनकर राहुल बहुत ज्यादा दुखी हो गया था और वह बुझे हुए मन से वापस अपने बाकी कजिन्स को लेकर घर वापस आ गया। उसके एक प्लान ने उसके बाकी कजिन्स की जिंदगी खत्म कर दी थी। वो नहीं जानता था कि वो उन्हें मौत के मुंह में लेकर जा रहा है और उसे इस बात का बहुत ज्यादा अफसोस था कि उसने अपने पेरेंट्स से इस बारे में बात क्यों नहीं की थी। आज के टाइम पे अगर निखिल, अनन्या या कनिका की किसी को याद आती है तो वो सिर्फ आंसुओं से आंखें भीगी रहती हैं। राहुल अपनी गलती से अभी तक उबर नहीं पाया है और वह आज भी इस डर में जीता है कि अगर वो आत्मा और उसका बच्चा वापस आ गए तो क्या होगा।